Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. फवाद हुसैन चौधरी, पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री पाकिस्तान सरकार। शरीन मजारी, पूर्व मानवाधिकार मंत्री पाकिस्तान सरकार। असद उमर, पूर्व वित्त मंत्री पाकिस्तान सरकार। मलिक अमीन असलम, पूर्व पर्यावरण राज्य मंत्री पाकिस्तान सरकार। आमिर महमूद कियानी, पूर्व सांसद पाकिस्तान नेशनल असेंबली। इन नामों में 5 चीज़ें कॉमन हैं। पहली, ये सभी लोग पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के मेंबर थे। दूसरी, इन सब ने इमरान के नाम पर वफादारी की कस्में खाई थीं। इन्हें इमरान के सबसे करीबी लोगों में गिना जाता था। तीसरी, 9 मई की हिंसा के बाद इन सबको सरकारी अमले ने परेशान किया। कुछ को गिरफ्तार किया गया, कुछ के घर में घुसकर परेशान किया गया। चौथी, जिन्होंने अदृश्य ताकत का कहा माना, उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया या परेशानी से मुक्ति मिल गई। और पांचवी, इन सब ने एक ही पैटर्न पर पीटीआई या इमरान खान से नाता तोड़ लिया है। पैटर्न कैसा? घुमा फिरा कर दिए गए एक जैसे बयानों का। मैं 9 मई को हुई हिंसा का विरोध करता या करती हूँ। मेरा इमरान खान के साथ बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा या रही हूँ। मैंने राजनीति से अलग होने का फैसला किया है। पिछले कुछ दिनों में इस तरह के बयान पाकिस्तान की राजनीति में बार बार सुनने को मिल रहे हैं। जब जब ऐसा बयान आता है तब तब एक शख्स के पैरों तले ज़मीन कुछ और छटाक खिसक जाती है। हमने आपको 5 नाम बताए, लेकिन लिस्ट यहीं तक सीमित नहीं है। अभी तक इमरान के 15 से अधिक वफादारों ने पार्टी या राजनीति को अलविदा कह दिया है। हालांकि लिस्ट यहीं पर ख़त्म होने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में कुछ और भी बड़े नाम इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। इस घटनाक्रम पर 2 तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। पहला, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के नेताओं पर दबाव बना रही है। उन्हें इमरान से अलग होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये लोकतंत्र का हनन है। दूसरा रिएक्शन क्या है? दूसरा है, पाकिस्तान में इस तरह की घटनाओं का पुराना इतिहास रहा है। जो पार्टी फायदे में रही उसने सेना के दखल पर चुप्पी साध ली। इमरान ने भी विरोधियों के बुरे दिनों में तालियां पीटी थीं। अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। तो आज के शो में हम समझेंगे पीटीआई के दिग्गज नेता एक एक कर इमरान से अलग क्यों हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान सरकार पीटीआई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है, और पाकिस्तान में सेना और पॉलिटिकल पार्टियों की गिरोहबंदी का इतिहास क्या रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी इमरान खान के कुनबे की, जहां भयानक भगदड़ मची हुई है। आशंका जताई जा रही है कि कप्तान का जहाज डूबने वाला है। क्या जहाज सच में डूब जाएगा, ये आगे जानेंगे। पहले 3 दिलचस्प कहानियां सुन लीजिए। अंक 1, साल 1977 मार्च के महीने में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। पीपीपी के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी थी पाकिस्तान नेशनल अलायंस पीएनए। इसको खुफिया एजेंसी आईएसआई का सपोर्ट हासिल था। पीएनए ने नतीजा मानने से इनकार कर दिया। उसने पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट बुलाया, अशांति फैली। इसको बहाना बनाकर आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया और खुद चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। भुट्टो को अरेस्ट कर लिया गया। उनके ऊपर अपने एक विरोधी अहमद रजा कसूरी की हत्या की साजिश रचने का मुकदमा चलाया गया। इस साजिश की कहानी भी दिलचस्प है। 11 नवंबर 1974 का दिन था। कसूरी एक शादी में हिस्सा लेकर अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार लाहौर के शादमान चौक पहुंची, कुछ हथियारबंद लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में कसूरी और उनके बाकी परिवार वाले तो बच गए, लेकिन उनके पिता नवाब मोहम्मद अहमद खान मारे गए। इस हत्याकांड से एक अजीब संयोग बना। जिस जगह पर नवाब मोहम्मद की हत्या हुई थी, वहीं पर 1931 में भगत सिंह को फांसी हुई थी। सबसे दिलचस्प ये था कि नवाब मोहम्मद उस केस के जज थे। उन्होंने ही भगत सिंह की फांसी के वारंट पर दस्तखत किया था। खैर, हम भुट्टो की तरफ लौटते हैं। तमाम विरोधाभासों, अपीलों और मुकदमे में मिली त्रुटियों के बावजूद भुट्टो को 1979 में मौत की सज़ा दे दी गई। भुट्टो की मौत के बाद उनकी बेगम नुसरत और बेटी बेनज़ीर ने पार्टी की कमान संभाली, लेकिन पीपीपी के कई बड़े नेताओं को ये रास नहीं आया। जो नुसरत और बेनज़ीर के साथ बने रहे, उन्हें जनरल जिया ने काफ़ी परेशान किया। कुछ को बरसों तक जेल में बंद करके रखा गया। हालांकि अधिकतर ने जिया से हाथ मिला लिया था। वे पीपीपी पर होने वाली ज़्यादतियों पर खुश होते थे। उन्हें लगता था कि उनकी राह का कांटा दूर हो रहा है।
अगस्त 1988 में एक प्लेन दुर्घटना में जिया की मौत हो गई। उसी समय पाकिस्तान में आम चुनाव की तैयारी भी चल रही थी। जिया की मौत के बाद पीपीपी की जीतने की संभावना काफ़ी बढ़ गई थी। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरे वाली बात थी। उस वक्त आईएसआई के चीफ रहे हामिद गुल ने एक नया गठबंधन तैयार किया, इस्लामिक जमहूरी इत्तेहाद (IJI). इसमें 9 पार्टियां शामिल हुईं। इनमें से एक नवाज शरीफ की पार्टी भी थी। इन्हें सेना और आईएसआई का पूरा सपोर्ट था। इसके बावजूद IJI चुनाव हार गई। बेनज़ीर चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी। हालांकि उनकी सरकार 2 बरस में ही गिरा दी गई। नवंबर 1990 में फिर से चुनाव हुआ। इसमें सेना के सपोर्ट से IJI चुनाव जीत गई। नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई। अब दूसरे अंक की तरफ चलते हैं। जनवरी 1985 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक ने आम चुनाव कराने का ऐलान किया। इस चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां हिस्सा नहीं ले सकती थी। स्वतंत्र उम्मीदवारों ने पर्चा भरकर चुनाव लड़ा। चुनाव खत्म होने के बाद मार्च 1985 में जिया ने मोहम्मद खान जुनेजो को प्रधानमंत्री बना दिया। एक बरस बाद जुनेजो ने अपनी पार्टी बनाई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनेजो या PMLJ। इस पार्टी का हिस्सा पंजाब प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवाज शरीफ भी थे। जुनेजो और नवाज शरीफ में एक बुनियादी अंतर था। जुनेजो जिया को फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे, जबकि वो नवाज को आंखों के तारा मानते थे। जुनेजो और जिया की तकरार मई 1988 तक चलती रही। फिर एक दिन जिया ने जुनेजो को प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया और संसद भंग कर दी। जैसे ही जुनेजो की कुर्सी गई, नवाज शरीफ ने PMLJ छोड़ दी। उन्होंने फिर अपनी पार्टी बनाई। इसी के सहारे नवाज शरीफ 1990 में पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। अब अंक नंबर 3। साल 1990 के बाद पाकिस्तान की सत्ता कई बार बदली, लेकिन नवाज कुछ साल के अंतराल में वापसी करते रहे। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। उस समय उनकी आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ से ठन गई। नवाज ने उन्हें ठिकाने लगाने की साजिश रची। उससे पहले मुशर्रफ ने उनका तख्ता पलट कर दिया। नवाज को निर्वासन में जाना पड़ा। मुशर्रफ ने डंके की चोट पर 2007 तक शासन चलाया। फिर चुनाव हुए। अगस्त 2008 में मुशर्रफ ने कुर्सी छोड़ दी। तब से पाकिस्तान में मिलिट्री सरकार नहीं आई है। हालांकि बैकडोर से उनका दखल हमेशा बना रहा। फिर आया साल 2016। प्रधानमंत्री की कुर्सी नवाज शरीफ के पास थी। अप्रैल के महीने में पनामा पेपर्स लीक मामले में नवाज और उनके परिवार का नाम आया। दावा ये कि नवाज ने अवैध तरीके से संपत्ति खरीदी है और उसका सही रिकॉर्ड पेश नहीं किया। नवाज शरीफ के बेटों हुसैन और हसन के अलावा बेटी मरियम नवाज पर भी आरोप लगे। उसी दौर में इमरान खान का पाकिस्तान की राजनीति में उरूज हो रहा था। अक्टूबर 2016 में इमरान ने नवाज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूरे देश में PTI ने प्रोटेस्ट किए और नवाज के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग की। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज के खिलाफ फैसला सुनाया और उन्हें PM के पद से हटा दिया। एक साल बाद जुलाई 2018 में नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाई गई। इन सब के बीच पाकिस्तान की आर्मी ने भी नवाज से दूरी अख्तियार कर ली थी। इसकी 2 बड़ी वजह थी। पहली, नवाज की फॉरेन पॉलिसी। 2016 में जैश और लश्कर के आतंकियों ने पठानकोट और उड़ी में हमला किया। नवाज शरीफ ने इसका विरोध किया। आर्मी को ये रास नहीं आया। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन पर भी पाक आर्मी और नवाज के बीच मतभेद पैदा हुए। इस आग में घी डालने का काम किया तारिक फतेमी ने। तारिक नवाज शरीफ के फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र थे। उन पर सरकार और आर्मी के बीच चल रहे मतभेद को लीक करने के आरोप लगे। नवाज ने उन्हें पद से हटा दिया। आर्मी के नवाज से दूरी की दूसरी वजह नवाज की छवि से जुड़ी हुई थी। 2018 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज को भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया। ऐसे में आर्मी नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी छवि वाला PM के पद पर बना रहे। इसके अलावा आर्मी ने नवाज के रिप्लेसमेंट के तौर पर इमरान को पहले ही चुन रखा था। इमरान चुनाव के पहले आर्मी का गुणगान करते नहीं थकते थे। फिर चुनाव हुए और पाकिस्तान को इमरान के रूप में एक नया प्रधानमंत्री मिल गया। इमरान अपनी सरकार के 4 साल ही पूरे नहीं कर पाए थे। इस घटना के बाद आर्मी के प्रति उनके तेवर बदल गए। इमरान ने इसके पीछे आर्मी का हाथ बताया। वो रैलियों में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करने लगे। फिर शुरू हुआ इमरान का डाउनफॉल। इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके सबसे वफादार नेताओं ने धड़ाधड़ पार्टी छोड़नी शुरू की। इस लिस्ट में सबसे ताज़ा नाम फवाद चौधरी का है। आपने 3 कहानियां सुनी। इन सब में कॉमन फैक्ट्स क्या हैं? 3 हैं। नंबर 1, जब ऐसा लगा सरकार चला रहा शख्स अपने अधिकारों का अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है, ऊपर से उसकी डोर काट दी गई। भुट्टो, जुनेजो, इमरान, नवाज इस परंपरा के सबसे बड़े उदाहरण बने। नंबर 2,
जब जब किसी सत्ताधारी पार्टी को निशाना बनाया गया तब तक उनको सपोर्ट करने के लिए दूसरी राजनीतिक पार्टियां खड़ी मिली। मसलन भुट्टो के दौर में पीएनए, बेनज़ीर के दौर में आईजेआई, नवाज के दौर में पीटीआई और अब इमरान के दौर में पीडीएम। इन सब ने लोकतांत्रिक मूल्यों के बजाय निजी हित को बल दिया। नतीजा, इस बंदरबाट के बीच कोई तीसरा संस्थान फायदा उठाकर मजबूत होता चला गया। क्या यह प्रथा कभी रुकेगी? सुनिए। रुकेगा तो नहीं कभी भी, क्योंकि इनके जो इंस्टीट्यूशंस है उसका तो एक बड़े वीक होते हैं। सो पॉलिटिकल लॉन्गेविटी के लिए आपको पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग होना चाहिए, जुडिशरी स्ट्रांग होना चाहिए, पूरा मतलब जो स्टेट का ताकत उसी से आता है, जैसे इंस्टीट्यूशंस है, ये इनके पास नहीं है। तो ये बार बार यही होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स नहीं होने के कारण यही होते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि इस बार मतलब थोड़ा ज्यादा ही है, इतना तक रॉ पावर जो दिखा रहे हमने कभी नहीं देखा है। नॉर्मली वो पीछे से जाके किसी को थ्रेटन किया, ये खुला खुला सामने सामने सबको पता लग रहा है कि जैसे ये फवाद चौधरी वगैरह इनको धमकी दिए। जहां तक ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज ने बताया है कि भाई आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दो और खत्म करो, यहां तक पहुंच गया है कि एवरीबॉडी नोज। सो ये अब अगर ये यहाँ तक मतलब इतने खराब सिचुएशन हो गए हैं तो अगले बार क्या होगा हमें पता नहीं। इट विल बी मच वर्स। नंबर 3, अभी तक के इतिहास देखकर और पढ़कर यही समझ में आता है कि पाकिस्तान में एक ही चीज स्थायी रही है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। नमक से लेकर ट्रक बनाने तक के कारोबार में जुटी सेना में सुधार की गुंजाइश नहीं के बराबर है। जो कोई इसे चुनौती देने की कोशिश करेगा उसका बचे रह पाना नामुमकिन रहा है। क्या पीटीआई के नेताओं पर दबाव बनाकर पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? समझिए। When you are threatening, उनके फैमिली मेंबर्स को थ्रेटन कर रहे हो, उसको जैसे शिरीन मजारी को आई थिंक 3 बार अरेस्ट किया, उनकी बेटी तो इधर उधर भाग रही थी उनके मम्मी को ढूंढने के लिए। ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका थोड़ी है। सो इट इज मतलब मुझे ये आई एम सरप्राइज कि पूरा दुनिया के सामने पाकिस्तान दिखा रहा है कि हम डेमोक्रेसी को बिल्कुल मानते नहीं, जो आर्मी चाहते हैं वही चलेगा। दैट इज द मैसेज। और देर इज नॉट इवन मतलब ये कोशिश भी नहीं कर रहा है कि उसको थोड़ा हिडन टाइप करो, चुपचाप से करो, नहीं, खुला खुला कि हम खत्म करेंगे पीटीआई को कि और उसके साथ साथ ये अजीब सी बात है कि एक रिपोर्ट आ गया कि आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ जो इनका गवर्नमेंट का इंटीरियर मिनिस्टर है, ये तीनों इकट्ठा होके ये अटैक ऑन आर्मी इंस्टॉलेशंस किए हैं। यही तो उनका रिपोर्ट है। अगर वो सच्ची बात है तो इनको क्यों पकड़ा जा रहा है? जब ऑफेंसिव नहीं है तो किस बात पर तुम धमकी दे रहे हो? क्योंकि ये है कि इमरान खान पहली बार, आई थिंक पाकिस्तान हिस्ट्री, पहली बार नहीं, मतलब लोग भी कभी कभी मतलब आर्मी का मतलब स्टूड अप टू देम, लेकिन इतने इस लेवल पर जहां खुला खुला बोल रहे ट्विटर पर, मीडिया में कि द जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चोर है, चीफ ऑफ आर्मी, इतनी गंदी गालियां भी दे रहे। इमरान खान नहीं, लेकिन उनके पार्टी, ये कभी भी पाकिस्तान के इतिहास में हमने नहीं देखा है। शिरीन मजारी पर्टिकुलरली, हाँ, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, क्योंकि वो काफी लॉयलिस्ट था इमरान खान का। फवाद चौधरी तो पहले आई थिंक पीपीपी में था, फिर उसके बाद एक टिकट लिया था इसने, आई थिंक पीएमएलक्यू का था, लिया था, उसको जीता नहीं। तो ही हैज क्रॉस्ड मेनी फ्लोर्स, प्लस वो काफी इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उसके फैमिली सब, ही हिमसेल्फ इज अ लॉयर, उसका फैमिली आई थिंक इज पार्ट काफी मतलब दे आर वेल कनेक्टेड, सो ही विल सर्वाइव। बट पीटीआई के लिए हाँ, ये एक काफी बहुत ही सीरियस बात है कि टॉप लीडरशिप भी धमकी देके ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि हम आगे पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि पीटीआई सबको अभी पता है कि स्पेशली शिरीन मजारी के केस में कि इनको इतना तक धमकी दिए है कि शी हैज फोर्स्ड टू से दैट। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखे होंगे, वो इट वाज वेरी सैड। तो अगर पीटीआई को सिंपैथी मिलता है इसमें से, मतलब बिकॉज ऑफ दिस ब्लेटेंट डिसरिगार्ड, पीटीआई का सिंपैथी फैक्टर में ज्यादा हो सकता है और लोग और भी उनको सपोर्ट दे सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर, क्या पता कल क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल कुछ पता नहीं है कि कौन जीतेगा कौन नहीं।
लेकिन ये है कि अगर नेक्स्ट इलेक्शन में पीपीपी आए, या पीपीपी मोस्टली मुझे लग रहा है पीपीपी आएगा विद बिलावल भुट्टो, हॉट फेवरेट है, किसको कॉन्फिडेंस होगा उनके ऊपर? पूरा पाकिस्तान में पता है क्या हुआ, कैसे पीटीआई को खत्म किया। ये छोड़ो कि पीटीआई अच्छा है या बुरा है, लेकिन ये है कि दैट आपने इतने मतलब गंभीर तरह से उनको मतलब ट्रबल किया है, लोगों को धमकी देके, तो सिंपैथी ज्यादा हो गया इमरान खान के लिए, तो फिर इसका ब्लो बैक हो सकता है नेक्स्ट गवर्नमेंट पर। मौजूदा स्थिति में इमरान और उनकी पार्टी का भविष्य क्या होगा? एक बार आपने देश छोड़ के गए, फिर आपका स्टैंडिंग नॉट जीरो बट वेल मोर और लेस ऐसे ही हो, तो ही टू सर्वाइव उसको यहीं पर रहना है, यहीं पर लड़ाई करना है। बट इसमें ये बहुत सीरियस डेंजर भी है कि उसको कोई मतलब मर्डर करने का भी ट्राई करेंगे, क्योंकि एज लॉन्ग एज ये इधर क्राउड्स जलसा तो वो रखेगा, इलेक्शंस आर कमिंग, ही विल हैव रैलीज एंड बहुत सारे लोग आएंगे उनके सपोर्ट में, तो दैट द एस्टेब्लिशमेंट विल नॉट अलाउ दैट। तो ये बहुत ही बैन करना पड़ेगा पार्टी को, नहीं तो और कोई तरीका है ही नहीं। और वो भी 2 महीने इलेक्शन के पहले इनको बैन किया, तो फिर ये दूसरा पार्टी अगर फॉर्म कर सकता है तो देखा जाएगा। उनके इमरान खान के हाथ में और भी चॉइसेस है, और इलेक्शन कमीशन जजेस तो उनके सिंपैथी में है, तो दे विल अलाउ। तो ये लड़ाई खत्म नहीं हुआ अभी। तो यहाँ खत्म होता है आज का दुनियादारी। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।